तो अब क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हमें पढ़ना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में पढ़ना है गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इट इंक्लूड, जैसे कि हमने लिथोस्फेयर में पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और उसका डिफरेंट लेयर्स पढ़ा था, कोरनार डिसकंटिन्यूटीज, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर हमें एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा पढ़ना है विच इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर, ठीक है। ये है हमारा लेयर्स ऑफ, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपॉज, मेसोस्फेयर, मेसोपॉज और आयनोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कैन अ पर्सन लिव विदाउट एयर? We can we can eat food 3 times a day or drink water more frequently, but breathe every few seconds. तो इतना important होता है एयर हमारे लिए. Air is essential to the survival of all living organism. Some organism like human may survive for some time without food and water, but cannot survive even a few minutes without breathing air. तो सिंपल सा बात है कि हम कुछ दिन, एक दिन, 2 दिन, कुछ दिन सर्वाइव कर सकते हैं बिना खाना, बिना पानी के, बट हम एयर बिना सांस लिए कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट शोज द रीज़न वाई वी शुड अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेयर इन अ ग्रेटर डिटेल। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर, अब हमें पढ़ना है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड इट एनवेलप द अर्थ ऑल अराउंड। तो हमारा जो अर्थ है वो डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर से बना है, जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे हमारा अर्थ जो है वो गर्म रहता है और स्टेबिलिटी रहता है, वहाँ पे बैलेंस रहता है, और वो इन्वेलप करके रखता है हमारे अर्थ को चारों तरफ से। इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर वाटर, ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर वाटर, फॉर प्लांट्स। द एयर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मासेस। तो हमारा जो एयर है वो वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ्स मासेस है। क्यों? बिकॉज हमारा जो भी मोस्टली एयर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर होता है वो हमारे अर्थ के 32 किलोमीटर हाइट पे होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जितने भी एयर है, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, वो उसको अपनी तरफ खींच के रखता है। और इससे क्या होता है कि मोस्ट अबाउट 99% ऑफ द टोटल मासेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि जो हमारा 32 किलोमीटर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे 99% ऑफ टोटल मास जो होता है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो अर्थ है, ठीक है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ये अर्थ है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना भी एयर है वो अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है, अपनी तरफ इधर। तो वो सारा कन्फाइंड, तो जितना भी एयर होता है वो अर्थ की तरफ होता है, अर्थ के सरफेस पे होता है, ऐसे ऐसे। और जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे डाइवर्जेंस, ऐसे ऐसे एयर जो होगा वो स्कैटर्ड दिखेगा, और यहाँ पे बहुत क्लोज होता है, और वो 32 किलोमीटर तक ही कन्फाइंड होता है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। द कॉम्पोजिशन इज कन्फाइंड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले गैसेस के बारे में पढ़ना है, फिर वाटर वेपर, फिर डस्ट पार्टिकल, ठीक है। The proportion of the gases changes in the higher layer of the atmosphere in such a way that oxygen will almost negligible quantity if, एक मिनट, तो यहाँ क्या लिखा है, द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड इज composed of the gases, water vapor and dust particle. The proportion of the gases change in the higher layer of the atmosphere in such a way that the oxygen will be almost in negligible quantity एट दी हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो हमारा जो डिफरेंट लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, वहाँ पे डिफरेंट जो गैसेस का क्वांटिटी होता है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है, वो चेंज होता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि हमारा जो प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस है वो हायर लेवल पे चेंज होता है, लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे चेंज होता है। और हमारा जो ऑक्सीजन है वो मोस्टली
120 किलोमीटर तक ही कन्फाइंड होता है। और उसके ऊपर जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें पता है कि हाइट पे ऑक्सीजन का क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए वो नेग्लिजिबल हो जाता है। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर आर फाउंड ओनली इन 90 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब आ जाएगा क्वेश्चन कि 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, गुमराह हो जाएंगे हम कि क्या था, कहाँ लिखा था, ये तो मेंशन हम पढ़े ही नहीं है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। बट यहाँ पे लास्ट लाइन ने एनसीईआरटी में लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली टू दी 90% फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, 90% फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ में वो मिल रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है तुम्हारा गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेट्रोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रीन हाउस गैस है। वो एज इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो सबसे पहले दो टाइप ऑफ गैसेस होता है। एक जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, जो हमें सन से मिल रहा होता है, जो डायरेक्टली सन रेज आ रहा होता है हमारे अर्थ सर्फेस पे, और जब वो रिफ्लेक्टेड बैक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इन वो उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो वो जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट बैक होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल वाटर वेपर, वो सब वो गैसेस, वो जो सोलर रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट बैक, और वो वही हेल्प करते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप करके रखते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर, मींस एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं और गर्म रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को नहीं, बल्कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि किसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ आएगा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कितना अच्छा लाइन है। यहाँ पे बोल रहा है कि आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वो ट्रैप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ द it absorbs the part of the terrestrial radiation and reflects back some part of it towards the earth's surface। तो ये आउटगोइंग सोलर रेडिएशन मीन्स आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और वो हमारे अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिससे कि हमारा अर्थ जो होता है वो गर्म रहता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्रीन हाउस गैस होता है, और द वॉल्यूम ऑफ द अदर गैसेज इज कांस्टेंट। जो हमारा वॉल्यूम अदर गैसेज है वो तो कांस्टेंट है, बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से, और ये जो इतना सारा पॉल्यूशन है उसकी वजह से। दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर। सो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओजोन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओजोन इज अदर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर फाउंड बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर। तो ओजोन कहाँ पे मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, और क्या है, 10 to 15 किलोमीटर पे मिलता है, विच इज़ अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एक्ट एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्बर ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो भी सोलर रेडिएशन से जो भी यूवी रेज रिलीज हो रहा होता है, उससे कौन प्रोटेक्ट करता है हमें, ओजोन प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड इज वाटर वेपर। व्हाट इज वाटर वेपर, क्या होता है वाटर वेपर? वाटर वेपर इज अ वेरिएबल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विद द ऑल्टीट्यूड इन द वार्म एंड वेस्ट ट्रॉपिक। एकदम सिंपल सा लाइन है, लेकिन इसमें रटने का कुछ नहीं है, बट एकदम सिंपल सा लाइन यहाँ पे ये बोल रहा है कि एट वाटर वेपर जो होता है वो एक वेरिएबल गैस होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, बट वो डिक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड। क्यों डिक्रीज होता है भाई? सबको पता है कि हमारा जो सन होता है, यहाँ पे सन है, इक्वेटोरियल रीजन में सन है। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में सन है, डायरेक्ट रेज पड़ रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन होगा। ठीक है, इवेपोरेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा वेपर होगा, वाटर वेपर यहाँ पे ज़्यादा होगा। बट जैसे जैसे हम ऊपर पोल की तरफ जाएंगे, वहाँ पे तो कोई रेडिएशन हमको नहीं मिल रहा है, कोई भी सोलर रेडिएशन है नहीं, डायरेक्टली इम्पैक्ट तो आ नहीं रहा है, तो वहाँ पे वाटर वेपर जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि एज वी मूव अपवर्ड, हाँ, अपवर्ड जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड ये भी बोला है कि जब हमारा क्लाइमेट वार्म होता है तो वहाँ पे वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा होता है, एंड वेट ट्रॉपिक्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड टू
कोल्ड डेजर्ट एरिया के कंपैरिजन में और पोलार रीजन के कंपैरिजन में. इट मे बी लेस देन 1% ऑफ द एयर. तो ये क्या होता है, 1% लेस, 1% से भी कम होता है. कहाँ पे, कोल्ड या फिर पोलार रीजन के साइड पे. दूसरे साइड पे बोल रहा है वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर फ्रॉम टुवर्ड्स द पोल. इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ एंड रेडिएटेड. सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट बोला है कि ये इंसुलेशन को भी एब्जॉर्ब करता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वो इसको एब्जॉर्ब करता है. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन. ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट. तो बहुत बार क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसे सुनते हैं कि वो तो हमेशा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो शायद वेपर, वाटर वेपर भी नहीं करता होगा. बट यहाँ पे एनसीईआरटी के पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि वो इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करता है. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट. तो एक तो वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियर को भी करता है और दूसरा इंसुलेशन को भी करता है. मीन्स जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है उसको भी एब्जॉर्ब करता है. इट डज एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड अलाउंग द अर्थ नीदर टू बिकेम टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट. तो हमारे अर्थ में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है और इनस्टेबिलिटी. इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द इनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी. अब भाई स्टेबिलिटी कैसे आता है और इनस्टेबिलिटी कैसे आता है. इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है जब रेनफॉल होता है, ठीक है. इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है जब रेनफॉल होता है, जब क्लियर स्काई नहीं होता है. वहीं स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है जब बारिश हो जाता है, जब क्लियर स्काई होता है, ठीक है. जब लो प्रेशर से हवा ऊपर उठ के हाई प्रेशर में जाता है, जब प्रेसिपिटेशन होता है, तो उसको बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी, ठीक है. अब आता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन. नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है. इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है. तो यहाँ पे वही लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेट्रोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस. क्यों, बिकॉज वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बट वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन विच इज आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. इट एब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट ऑफ इट्स टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस, ठीक है. और एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैसेस. ये सब हम कंप्लीट कर लिए. वाटर वेपर भी हो गया है हमारा, ये भी हो गया, वाटर वेपर हो गया. अब आता है डस्ट पार्टिकल. डस्ट पार्टिकल क्या होता है भाई. तो यहाँ लिखा है कि एटमॉस्फेयर हैज़ सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल विच में originate from the different sources, and it includes sea salt, fine soil, smoke shoot, ash, pollen dust, and disintegrator particles of meteors.